नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। इस साल मॉनसून अच्छा है, उम्मीद से बेहतर बारिश हो रही है। किसान खुश हैं कि फसल अच्छी होगी, लोग भी खुश हैं कि गर्मी से राहत मिल गई है। लेकिन इस मॉनसून के साथ तमाम बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। देश के अलग अलग भागों में मॉनसून से जो खतरा पैदा होने वाला है वो साफ दिखाई पड़ रहा है बीमारियों के जरिए। कौन कौन सी बीमारी? डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा सहित इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। इंसेफ्लाइटिस को लेकर गुजरात से भी दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां चांदीपुरा नामक एक वायरस से संक्रमित होने से 2 दिन के भीतर 4 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं WHO ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बारिश के मौसम में मच्छरों के काटने और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये समय मच्छरों के पनपने का है। WHO के मुताबिक लगभग 24 देशों में 300 करोड़ लोगों पर इंसेफ्लाइटिस संक्रमण का खतरा होता है, खासकर छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 15 साल से कम है। भारत के 20 राज्यों में से 178 जिलों में इंसेफ्लाइटिस आतंक दिखाता है। हालांकि इस बीमारी के वायरस में मामूली परिवर्तन के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जापानी बुखार, दिमागी बुखार, चांदीपुर बुखार इत्यादि। इस जानलेवा बीमारी को कैसे समझा जाए और कैसे बचा जाए, आज हम सीनियर एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप बीमारी के लक्षण को समझें ताकि देश के नौनिहाल सुरक्षित रह सके। तो आइए सीधे रुख करते हैं हमारे एक्सपर्ट कौन है आज और कौन आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराती हूं डॉक्टर शेफाली गुलाटी का। वो प्रोफेसर हैं, एम्स से जुड़ी हैं और बहुत समय से लगातार इस तरीके की बीमारियों पर लोगों को सचेत करती आई हैं। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि लगातार लोगों को हमेशा ही ये समझाते आए हैं कि कैसे बीमारियों से अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अतुल गोगिया, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में कंसल्टेंट है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये भी लगातार बच्चों को, युवाओं को और तमाम वर्ग के लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे हैं तमाम इन्फेक्शियस डिजीज से। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूं। संडे का वक्त है, जाहिर तौर पर आज के दिन छुट्टी होती है, लेकिन ऐसी गंभीर बीमारियां जो इस मॉनसून में दिखाई पड़ रही हैं उसको लेकर के आप लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों को जो है मार्गदर्शन करने आए हैं। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ। और मैं सीधे सवाल भी करना चाहूँगी डॉक्टर शेफाली गुलाटी आपसे, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी जो है वो देश के अलग अलग भागों में अब बढ़ने लगी है, और गुजरात इसका अभी फौरी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों की जान चली गई। तो कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि इस वक्त जितनी भी बीमारियां हैं उनके लक्षण कमोबेश एक ही है। डॉक्टर शिवाली, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आप अपने को अनम्यूट करें। शायद अनम्यूट का बटन जो है वो दबा हुआ है। थैंक यू। आपने मेरा सवाल सुना या फिर मैं फिर से दोहराऊं? हाँ जी, नहीं, मैंने आपका सवाल सुना। तो ये जो एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम है, ये जो होता है बच्चों को सडनली बुखार हो जाना और उसके साथ जो न्यूरोलॉजिकल लक्षण आते हैं, जिसके अंदर या तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो जाता है या उसके बाद ज्यादा होने पे तो उनको और सेंसोरियम चेंज भी हो जाता है, कोमा तक भी चला जा सकता है अगर गंभीर हो जाए। और उसके कारण कई इन्फेक्शियस होते हैं, कई नॉन इन्फेक्शियस भी होते हैं कारण, क्योंकि दोनों को हमें अंदर रखना है, दिमाग में रखना है जानने के लिए। क्योंकि कुछ जो इन्फेक्शियस वाले कारण है, कुछ जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया, बाकी पैरासाइट्स वगैरह के साथ होते हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस वाले होते हैं कारण जो होते हैं उसके अंदर कोई ऑटोइम्यून वाले कंडीशंस भी होते हैं। तो दोनों को हमारे को समझ के रखना है कि जिन दोनों चीजों के दोनों एस्पेक्ट के एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम हो सकता है। जी, चूंकि आपने बताया कि दोनों तरीके से ये हो सकता है डॉक्टर, चूंकि हमने ये पहले भी कहा कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है या मामूली फर्क है कि अगर हम जापानी बुखार या हम इसको दिमागी बुखार एक राज्य में कह रहे हैं, दूसरे राज्य में चांदीपुरा बुखार है, इसमें बड़ा परिवर्तन कुछ होता है या फिर कमोबेश एक ही तरह की समस्या है ये?
ये ना जो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। ये सारे जो बीमारियां अलग अलग जो प्रांतों में बोली जा रही हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से है। जैसे जो जापानीज भी है एंसेफेलाइटिस है, वो पर्टिकुलर वायरस के हिसाब से होती है, और वो सिमिलरली अभी चांदीपुरा है वो दूसरे वाला है। तो ये सारे जो है सिम्टोमेटोलॉजी एक है, काफी इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरसेस है, कई बार एंट्रोवायरसेस से होता है, और कई बार ये जो स्क्रब टाइफस वगैरह रिकेट्सियल ऑर्गेनिज्म उनसे होता है, और बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा सबसे हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो है सिंड्रोम एक है, लेकिन कीटाणु भिन्न भिन्न है। तो दैट इज द इन्फेक्शियस वाला। जो नॉन इन्फेक्शियस वाली कैटेगरीज में जो प्रिडोमिनेंटली आते हैं, वो उसके अंदर जो ऑटो इम्यून वाले कंडीशन आते हैं, उसके दिमाग में रखना बहुत जरूरी साथ में होता है। लेकिन जो आजकल जैसे हमारे जो अभी जो कई जो सिंड्रोम्स होते हैं जो होते हैं, वो आते हैं ऐसे ही आपको अलग अलग कुछ पेशेंट्स मिलते रहेंगे। जैसे हमारे पास भी कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं, कई बार आते हैं इकट्ठे एपिडेमिक फॉर्म में आते हैं। कई चीजें आती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा रह जाते हैं। तो बेसिकली जो रूट कभी कुछ भी आ जाते हैं, वो जैसे हर्पीज वाला होता है, वेरिसेला, मम्स, मीजल वगैरह के होते हैं। लेकिन जैसे कुछ एरियाज में, जैसे जापानीज भी एंसेफेलाइटिस है, जो हमारे को पता है कितनी बार तो गोरखपुर एरियाज वगैरह में इतना वो देखा है। तो जैसे ये है, उसे वेस्ट नाइल, चिकनगुनिया, निपा, डेंगू, मलेरिया, ये सब भी कुछ एरियाज में एंडेमिक हो जाते हैं, बार बार वही होते हैं। फिर एपिडेमिक्स हैं जो इकट्ठे एक जगह में निकलते हैं। अभी मॉनसून के हमारा जैसे अभी शुरू होगा, उसके अंदर उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस, स्क्रब टाइफस, चांदीपुरा वायरस वगैरह ज्यादा हो जाता है। और बाद में जो अभी जून से अक्टूबर में सारा टाइम में एंट्रोवायरस का भी रहता है, जो हो सकता है। फिर विंटर्स के अंदर वो मीजल्स, मम्स का होता है। बेसिकली हमें इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कीटाणुओं से भी है, और ऑटो इम्यून वाला भी मैंने आपको बताया। और जो स्प्रेड होता है वो डिफरेंट वायरसेस और एजेंट्स का डिफरेंट है। जो मॉस्किटो बोर्न होते हैं, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस है, वेस्ट नाइल है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और स्क्रब टाइफस का है। लेकिन जैसे चांदीपुरा है, वो सैंड फ्लाई से होता है। और लेकिन हवा से जो है एरोब्रोन ट्रांसमिशन होगा, वो जैसे एंट्रोवायरस वगैरह में, मम्स, मीजल्स वगैरह में होगा। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लीजन्स वगैरह से होता है, वो जोस्टर वाला होता है। और जो वाटर बोर्न होता है, कई बार उसमें वो नेग्लेरिया एकेंथोबीमा होता है। और रेबीज तो डॉग बाइट से होता ही है। और अगर जो बैट्स का एक्सपोजर कहीं हो जाता है, तो वहां रेबीज और निपा हो जाता है। तो बेसिकली कौन से कीटाणु है, किस वेक्टर के साथ हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, वो सारे एरिया से है। मौसम फेवरेबल हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि इस मौसम में नमी काफी ज्यादा होती है, और इसीलिए बैक्टीरियल और फंगस और इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो काफी तीव्र गति से बढ़ती हैं। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंसेफेलाइटिस के हम केसेस देख रहे हैं। चाहे उसके नाम जो आपने कहे कि अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं, जिसमें बदलाव थोड़े बहुत होते रहते हैं। डॉक्टर अतुल गोगिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये तमाम जो बीमारियां हैं वो बड़ी तेजी से फैलती हैं, और उसके कारण भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंसेफेलाइटिस की बात करूं, और कुछ राज्यों में जो अभी हालात दिख रहे हैं, और हो सकता है कि और खराब स्थिति भी हो, ऐसी स्थिति में क्या ध्यान में रखने की जरूरत है इस वक्त? नमस्कार। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर शिफाली ने बहुत हमें अच्छे से समझाया कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप कह रही हैं, ये मौसम है, तो इस मौसम में जो ब्रीडिंग है, मॉस्किटो ब्रीडिंग है, वाटर कलेक्शन है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, या चांदीपुर की आप बात कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं, या तो इनका वेक्टर्स हैं, उनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, और उसके बाद अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन के लिए यही है कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये सारे वेक्टर्स जो हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, जो मच्छर हैं, चाहे वो सैंड फ्लाई हैं, इनकी ब्रीडिंग को रोका जा सके, ताकि ये ब्रीडिंग कम होगी तो ट्रांसमिशन कम होगा। तो हमें सफाई का ध्यान रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, जो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल स्लीव्स कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको होने में। दूसरा, अर्ली सिम्टम के जैसे किसी को तेज बुखार है, सर दर्द है, उल्टी है, तेज रोशनी से दिक्कत हो रही है, तो ये सिम्टम्स हैं कि ब्रेन पे बुखार चढ़ रहा है, आम भाषा में कहते हैं, या एन्केफेलाइटिस है।
तो हमें इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि बुखार तो देखिए जितनी बीमारियां होती हैं उसमें बुखार तो एक सिम्टम, मेजर सिम्टम है, लेकिन अगर हम इंसेफ्लाइटिस में बात करें तो क्या इसमें तेज बुखार होता है या फिर ये नॉर्मल बुखार की तरह ही होता है? आमतौर पे तेज बुखार होता है, बट कई लोगों में हल्का बुखार होके निकल भी जाता है, बट जिसको इनकेफेलाइटिस पर से हो रहा है, जिसमें तेज बुखार हुआ, और इनकेफेलाइटिस में ब्रेन के ऊपर स्वेलिंग है। आम भाषा में अगर हम समझाएंगे तो ब्रेन में स्वेलिंग है, तो ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से सुस्ती होना, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से उल्टी होना, बेहोशी होना, फिट पड़ना, तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो जो इसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, जिसकी वजह से मरीज को आईसीयू की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, यही ज़रूरी है समझना। और मैं यहाँ डॉक्टर समीर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का एक साथ जिक्र हो रहा है, चूँकि हम इंसेफ्लाइटिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि बाकी बीमारियाँ भी कहीं कमोबेश इससे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि सिम्टम्स वही हैं और एक तरीके से कहें तो बीमारी देने वाले प्रजाति भी एक तरीके के वही हैं। तो ऐसे में क्या इस वक्त जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है टेस्टिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब हम मॉनसून की बात करते हैं, मॉनसून के समय ये वाला मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है हमारे बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए, और जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी इसी समय देखते हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह के पनपने का भी मौसम यही ज़्यादा होता है। तो ये एक कॉकटेल ऑफ वायरस आप मान के चलिए कि कई तरह की बीमारियां एक साथ इकट्ठी, जिसमें और अन्य इन्फेक्शियस डिजीज़ भी, हमारी जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आप अपनी सिम्टम, क्योंकि कई बार सिम्टम सिमिलर होते हैं बीमारी की शुरुआत के अंदर, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और कब बीमारी की कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जानना कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में क्या प्रचलन अभी चल रहा है, कि डेंगू के केसेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप जैसा स्पेसिफिकली हम गुजरात की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर इंसेफ्लाइटिस के बच्चों में केसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह से ज़रूरी है इसमें समझना कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन अपने आप से ना शुरू करें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। बहुत आसानी से इसको जाँच किया जा सकता है, कई चीज़ों को क्लिनिकली देखना पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस डेमोग्राफी, जिस जियोग्राफी में आप रह रहे हैं वहाँ पे कौन सा वायरस अभी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो उसको सबसे पहले रूल आउट करना पड़ता है, ताकि आप किसी भी तरह की इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ना पहुंचे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और राज्य दर राज्य अलग तरीके की परेशानी दिख भी रही है और इसीलिए सचेत होने की ज़रूरत है। और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि इंसेफ्लाइटिस का ज़्यादातर जो अटैक है वो बच्चों पर दिखता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ये दिखने लगता है और सबसे ज़्यादा मौत के शिकार भी बच्चे ही होते हैं? बच्चों में कोई भी चीज होती है तो उसमें छोटे बच्चों में और एडल्ट जो बहुत जीरियाट्रिक हैं, बहुत ज्यादा जो वृद्ध हैं, दोनों साइड में देखे जाए तो जो भी बीमारियों की प्रॉब्लम्स होती है, सिविरिटी ज्यादा होती है। तो ये बच्चे कोई जो वेक्टर बॉर्न वगैरह वाले होते हैं तो वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। बच्चे लोग जो ज्यादा खेलने वगैरह बाहर जाते हैं तो एक्सपोजर ज्यादा होता है, इनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद जो रैपिडिटी से बढ़ता है, अभी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो बुखार हुआ जो अधिकतर ज्यादा होता है लेकिन हल्का भी हो सकता है कई बार, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के साथ दिमाग में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो उल्टी तो आती है, साथ में दौरे वगैरह आने पड़ते हैं, होश को प्रॉब्लम हो सकती है, या तो चिड़चिड़ा हो सकता है बच्चा छोटा, और बाद में मैंने कहा कोमा तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये बच्चों में एक्सपोजर भी ज्यादा हो जाता है और जो सिम्टम है सडनली ज्यादा बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए या ज्यादा हम लोग बच्चों में देखते हैं ज्यादातर। लेकिन बच्चों में मोस्टली जो ये है और दूसरा है टॉक्सिन्स के ऊपर से भी होता है। हमने जो नॉन इन्फेक्शियस बात करी थी ऑटो इम्यून वाली, तो इन्फेक्शियस है साथ में टॉक्सिन से भी होता है। वो जैसे बीच में कभी वो लीची के बारे में बात हो रही थी, तो वो टॉक्सिन्स और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जिनके साथ होता है, तो एक्सपोजर बच्चों में इसका ज्यादा रह जाता है। और हमें बिल्कुल अर्ली जब भी है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और जिस एरिया में रहते हैं उसमें क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियां आ रही हैं उस समय, उसी हिसाब से करना है। बिकॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो कुछ कुछ कंडीशंस में ही है,
और वो क्लिनिशियंस के पास जब जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो अपना एग्जामिनेशन करके उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच करके वो ज्ञान लगा पाते हैं कि वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में जा रहा है। पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है, क्योंकि अगर उस चीज के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एक जगह में, वो ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो ही हो सकता है। तो बेसिकली उसमें जो जल्दी आइडेंटिफाई करना है, और ये नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे। कभी प्रॉब्लम है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बच्चों के डॉक्टर के पास एकदम से जाइए। ये नहीं वेट करिए कि बढ़ेगा या नहीं होगा, यू नो। तो इट हैज टू बी कि अर्ली जाएं, घर में निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अर्ली जाएंगे ना, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, जो दिमाग में जो प्रेशर बढ़ रहा है उसके बढ़ने से पहले ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। क्योंकि इनके क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, डेवलपिंग ब्रेन होता है, तो डैमेज बहुत होता है, और इनमें मोर्टालिटी भी ज्यादा हो जाती है छोटे बच्चों में। तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये आए लक्षण, एंड बिकॉज इतने सारे कारण से हैं और इतनी वेरिड है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो एडमिट करके देख लेंगे अगर एडमिशन की जरूरत है कि नहीं, और अगर उस हिसाब से क्या होना चाहिए। टॉक्सिन्स को भी बीच में साथ रखना है। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो कोई भी बीमारी का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। और ऐसे में टॉक्सिन एक्सपोजर, जी जी जी, टॉक्सिक एक्सपोजर वाली बात भी कर रही हूँ। कई बार होता है यहाँ पे इलीगली लेड की जो बैटरीज को रिसाइकल करते हैं नेबरहुड में, कहीं पड़ोस में, कहीं कहीं जगह पे, तो उनके आसपास में भी कई बार हमने देखा है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम के आए हैं, तो हमें हिस्ट्री में पूछना पड़ता है कि आसपास कोई लेड की बैटरी वगैरह तो नहीं है। तो मतलब आपको इन्फेक्शियस इटियोलॉजी और नॉन इन्फेक्शियस दोनों को पूरे हिसाब से देखना है, पर बेसिकली कि जल्दी आप डॉक्टर के पास जाए, निग्लेक्ट नहीं करें। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। इसलिए डॉक्टर अतुल गोगिया, यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है इसका, इंसेफ्लाइटिस का, और ऐसे में बहुत तेज़ी से अगर ट्रांसमिशन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, आप ट्रांसमिशन की बात कर रही हैं, मतलब दो चीजें। एक तो ट्रांसमिशन है कि बहुत सारे एक एरिया में बहुत सारे बच्चों को या अडल्ट्स को ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो तो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ट्रांसमिशन जो वेक्टर्स हैं अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा है, बट आप जान सकते हैं कि मान लें एक शहर में, एक एरिया में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, या इस तरह का है, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको केसेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर आप कहना कि डिजीज प्रोग्रेस तेजी से करती है, तो वो जैसे शेफाली ने हमें बताया कि बच्चे या बुजुर्ग, क्योंकि इनके इम्यूनिटी भी लो रहता है, इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है, क्षमता है, वो कम है। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो तेजी से प्रोग्रेस करता है। तो ज्यादातर हमारी इम्यूनिटी ही है जो हमें बचाती है, तो प्रोटेक्ट कर लेती है कि जो मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट ना हो और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसीलिए जल्दी इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होता है ताकि इस प्रोग्रेशन को रोक पाए। जी, और ये भी मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर, चूँकि ट्रांसमिशन की बात आपने बता दी है, तो ये समझाएं कि चूँकि मौसम इस वक्त इस तरीके का है कि बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है लोगों को, क्योंकि हर बीमारी में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स कमोबेश एक ही है। तो अगर मान लीजिए कि ये तमाम चीज़ों समझने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ढंग से नहीं समझ पा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या डॉक्टर को अप्रोच करे या फिर कुछ दिन वेट करे? क्योंकि अगर इंसेफ्लाइटिस की बात की जाए तो इंसेफ्लाइटिस का कोई एक कहें कि बीमारी पर काबू पाने के लिए कोई दवा या फिर वैक्सीन मौजूद है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, मोस्टली मेजॉरिटी सबके अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बहुत ही लिमिटेड वायरल इन्फेक्शन है जिनमें एंटीवायरल या वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो मेजॉरिटी है वो सब सपोर्टिव इलाज है। और जैसे अभी हम सब एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं ये सब एक ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो पहले दूसरे दिन आपको कहना कि ये कौन सा इन्फेक्शन है बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जैसे ये हाईलाइट किया कि सीजनल वेरिएशंस होते हैं, तो इस सीजन है तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ज्यादा होता है, या आप किस एरिया में है, जैसे आप गुजरात के उस एरिया में है जहाँ चांदीपुर वायरस पाया जा रहा है, या वेस्टर्न यूपी एरिया में है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, तो उसकी शंका ज्यादा होती है आपको सबसे पहले इसके बारे में आपका ध्यान जाता है। बट शुरू में ये कहना कि कौन सा इन्फेक्शन होगा बहुत मुश्किल होता है। बट जिसको भी तेज बुखार है, सुस्ती आ रही है, उल्टी हो रही है या लक्षण ज्यादा है, उसको वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि वेट नहीं करना है, भटकना नहीं है, ओवर द काउंटर दवा नहीं लेनी है।
इन जैसे बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास आपको पहुंचना है और सही गाइडेंस से ही मुझे लगता है कि ऐसी बीमारियों पर हर तरीके से कंट्रोल पाया जा सकता है। और इसीलिए डॉक्टर समीर, आपने बताया कि देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की बीमारी है और उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो समझ जाते हैं तो बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में भी बात करें, बहुत बारिश हो रही है, जल जमाव है, डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं, उधर कोविड के भी केस, लेकिन अगर इंसेफ्लाइटिस का खतरा हम देखें तो दिल्ली में भी कई बार डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सभी तरह की बीमारियों में, ख़ासतौर पे अभी मॉनसून में हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ काफ़ी है, तो आप साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ भी इस समय पानी में कंटामिनेशन हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो पानी का आप ध्यान रखें कि बाहर से आप पी रहे हैं, किस सोर्स से आप पानी पी रहे हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। और बाहर अगर आप कुछ भी ऐसा कटे हुए फल वगैरह खा रहे हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ई, इस तरह की बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए आपको ख़ास तौर पे सोर्स का ध्यान रखना है कि आप कहाँ से खा रहे हैं और किस तरह का आप पानी पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और ह्यूमिडिटी की वजह से जैसा हमने बात की कि और ऑलरेडी आपकी जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शंस है, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ओवरऑल जैसा हम बात कर भी रहे हैं आज इनकेफेलाइटिस वगैरह की, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन को ना होने दें। तो इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर ना करके, ख़ास तौर पे आप मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे सभी तरह की जांचें उपलब्ध है। और आजकल तो इस तरह के मल्टीप्लेक्स PCR वगैरह उपलब्ध है, जिनके ज़रिए हम सभी तरह के वायरस को एक ही सैंपल्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, चूंकि स्कूल इस वक्त खुले हैं, एग्जाम्स भी बच्चों के शुरू हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लगातार ये ज़रूर है कि आप लोगों के माध्यम से सही जो एक मार्गदर्शन है वो मिल भी रहा है, लेकिन क्या क्या ऐसे और बच्चों को प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चों पर सबसे ज़्यादा इसका असर होता है और अगर एक बार चपेट में आ जाए तो बहुत जल्दी इसे निजात भी नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या ऐसी सावधानी है जो लोगों को, पेरेंट्स को करनी ज़रूरी है इस वक्त? पहले तो अभी जब मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो वो है कि वो एक्सपोज ज्यादा नहीं रखना है, वो उसको अगर ट्राउजर्स पहन लें और वो उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। इवन जब खेलने जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, या मतलब वो देखना चाहिए कि उसका एक्सपोजर को अवॉइड करना है, वहाँ मच्छर वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि अगर किसी को भी कोई जुकाम वगैरह होता है तो एक्चुअली इट्स बेटर कि मास्क कर लिया जाए। अभी हम लोग सब कोविड से मास्क करने शुरू करे हैं, लेकिन जब भी कुछ है इन्फेक्शियस में इम्पोर्टेंट यही रहता है। और अगर किसी एक जने को है उसको ना स्कूल भेजें तो अच्छा है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह है भेज रहे हैं तो मास्क करना इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली किसी को वो चिकन पॉक्स टाइप है वो तो ऑब्वियसली घर रहना है, क्योंकि उसको कंटेजियस है, वहां से स्प्रेड हो जाएगा, वो ध्यान में वो रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी से प्रिकॉशन होगा। और ये है कि अगर बुखार हो रहा है तो ऑब्वियसली आप एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। इंपॉर्टेंट ये रहता है क्योंकि अगर उसको लगता है, कुछ डाउट लग रहा है दिमाग के अंदर इन्फेक्शन का, तो वो एडमिट करेंगे। अगर रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच इज वन थिंग, और MRI वगैरह CT देखते हैं वो क्या करना है, एंड उसके हिसाब से वो क्लियर कर, दिमाग में उनमें क्लियर समझ आते हैं कि इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस इटोलॉजी। अगर 1 मिनट है तो हमारा एक डेटा है, हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ऑफ चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स का, सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड इन दिस। उसके अंदर हम लोग एक ना एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे प्रकार के जितने भी इन्फेक्शियस इटोलॉजीज हैं प्लस मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एंड ऑटोइम्यून के ऊपर हम कर रहे हैं। और उसमें हमने 69 बच्चे जो हमारे पास एम्स न्यू दिल्ली में आए हैं उसको हमने देखा है समझने के लिए कि क्या क्या कारण से होता है ना। उसके अंदर जो हमारे बच्चे थे, जो मैक्सिमम बच्चे जो 5 मंथ से 17 साल की उम्र तक थे, पर मैक्सिमम 6 साल की उम्र के अंदर थे, और मेजोरिटी जो 45% के अंदर 45% को दौरे पड़ रहे थे, 1/3 के प्रेशर में दिमाग में बढ़ा हुआ था, और 13 से 14% के अंदर उनको लकवा वगैरह पैरालिसिस भी हो रहा था। और इसके अंदर जो है हमारे 10.8% बच्चे एम्स में जो आए थे उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और जो कारण निकले हैं ना उसमें हमारे जो 30% कारण निकले हैं, 29% में माइकोप्लाज्मा, लेप्टोस्पायरा, डेंगू, स्क्रब टाइफस निकला है, और 5.4% में टीबी निकला है। टीबी भी किसी एस्पेक्ट में होता है, और उसमें 2.7% में चिकनगुनिया, एंट्रोवायरस, निमोकोकस, रेबीज और जापानीज भी, और 10% में ना वो ऑटोइम्यून वाले निकले हैं।
जिनके अंदर इन्फेक्शियस नहीं है, उनके अंदर जो ऑटोइम्यून है उसके अंदर IVIG और स्टेरॉइड्स वगैरह का रोल होता है। और जब ये आपको दोनों में कंफ्यूजन होता है तो हम स्टेरॉइड्स नहीं दे के सिर्फ IVIG देते हैं। तो मतलब बहुत सारे कारण है, हमें एक्सपोजर प्रिवेंट कर रहे हैं। और दूसरा, जो अगर एंडेमिक एरिया में रह रहे हैं जहाँ जापानीज इंसेफेलाइटिस है तो उसका वैक्सीन दिया जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, और साथ में जो मीजल्स का MR का वैक्सीन भी दिया जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और किसी को अगर रेबीज का मतलब कोई भी डॉग का अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट है, प्लीज उसमें जाके एकदम से उसका वो कराना है, उसका भी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। नहीं, बहुत बहुत अहम जानकारी दी है। और देखिए, इसी अहम जानकारी के लिए हम लोगों ने आपका रुख किया ताकि आप बता सके कि किस तरीके से जो बीमारियां हैं उसको आप लोग देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो आज आपने देखा कि इंसेफेलाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है उसको आपको समझने की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। सही समय पर लक्षण देखकर सही इलाज के जरिए इंसेफेलाइटिस को भी दूर किया जा सकता है। हमारी कोशिश यही है कि इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से बच्चों को बचाया जा सके और ऐसी बीमारी का खतरा देश में ना बढ़े। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24।